विराज आयरन एंड स्टील आईपीओ फिलहाल मार्केट में ये आईपीओ आया हुआ है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिक डिटेल्स और सारी जानकारी और जीएमपी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स के साथ में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें स्पॉन्ज आयरन, उसके अलावा एमएस मिलेट्स, उसके अलावा टीएमटी बार्स। ये आपको समझ नहीं आ रहे हो तो स्पॉन्ज आयरन तो आप समझ सकते हैं। उसके अलावा एमएस मिलेट, ये स्क्वायर शेप के बड़े मेटल के रॉड होते हैं अगर आपने कहीं देखे हो तो। उसके अलावा टीएमटी बार्स, जिसे अपन लोहे का सरिया कहते हैं, वही है ये। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पैराग्राफ में मैंने आपको बता रखा है कि इनकी जो मेन फैक्ट्रीज है, मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो कहाँ पे। तो वो है रायपुर में और बिलासपुर में, जो कि कवर करती है 52.93 एकर्स की ज़मीन। ठीक है, उसके अलावा 2023 के अंदर मार्च 31 को इनके पास जो ओवरऑल कैपेसिटी थी ये सारा अपना प्रोडक्ट्स बनाने की, वो थी 2,31,600 टन्स की हर एक साल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में कंपनी की जो मिलेट्स बनाने की कैपेसिटी है वो फ़िलहाल इस टाइम पे 57,600, और फर्दर उन मिलेट्स से जो टीएमटी बार्स यानी कि लोहे के सरिये बनाने की कैपेसिटी है वो है 54,000 पर ईयर की। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे इसके और कुछ चीज़ें बता रखी है। देखो, मेन प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए पीछे कि क्या क्या स्पॉन्ज आयरन, टीएमटी बार्स, मिलेट्स। उसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो मतलब सामान बच जाता है उससे भी हम कुछ बना सकते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाती है। डोलोकार, पैलेट्स, पिग आयरन। डोलोकार आपको समझ आए तो बोल दो तो कोयला होता है, बस वही है ये चीज़। ठीक है, उसके अलावा जो कंपनी है उसको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये मतलब कंपनी को पर्टिकुलर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं इसलिए कि जो कंपनी अपना वर्क कर रही है उसमें वो इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रही है, सारी चीज़ें बैलेंस में लेके चल रही है, तो इस तरीके के सर्टिफिकेट कुछ कंपनी को दिए जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो आईपीओ आपको बताया था उसके पास 3 तरीके के सर्टिफिकेट थे, अगर आपको याद हो तो। बाकी आगे चलते हैं। ये आगे मैंने आपको बता रखा है कि कंपनी के पास कितने एम्प्लॉय है, उनको किस किस अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। इसका फंडामेंटल से कुछ लेना देना नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको आगे डिटेल्स पे लेके चलता हूँ। तो ये है कंपनी की फंडामेंटल्स डिटेल। यहाँ पे कंपनी के आरओई, आरओसी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सब आपके सामने है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो कंपनी का सही है, 0.27 बहुत कम है। कंपनी का उधार बिल्कुल भी है ही नहीं कंपनी के ऊपर, तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। उसके बाद कंपनी के ईपीएस की बात करें तो वो है 21.84 का। पी रेशियो कंपनी का जो फाइल थी उसके अंदर मेंशन किया नहीं गया था, तो हमने हमारे हिसाब से कैलकुलेट करके आपके सामने पी रेशियो लेके आ गए। तो यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशियो है वो 9.4 का। उसके अलावा जो ये अदर आप कंपनीज देख सकते हैं, ये इसकी पेयर कंपनीज है। इसका मतलब जो इसके कंपटीशन है ना, जो सेम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, इनको जिससे कंपटीशन फेस करना है, तो ये सारी कंपनीज है। तो इन चारों का पी रेशियो आप देख सकते हैं, और अगर हम इसका एवरेज लें तो उस हिसाब से इस कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है, हम कह सकते हैं। बाकी आपको भी अगर पी रेशियो काउंट करना हो तो ये कुछ हार्ड नहीं है। आपको बस जो पर शेयर की जो प्राइस रहती है उसको डिवाइड करना है ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से, और इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का पी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये है कंपनी का फंडामेंटल का ग्राफ, जिसके अंदर एसेट, प्रॉफिट, रेवेन्यू तीनों मैंने शो कर रखे हैं। जिसमें आप जैसा कि देख ही सकते हैं, एसेट जो है वो 2021 से 2022 एक साल डिक्रीज़ हुआ है। उसके बाद में एक साल वापस इंक्रीजमेंट हमें देखने मिली, बट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट रेवेन्यू की बात करें, कंटिन्यू 3 साल से बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, अच्छे से कंटिन्यू बढ़े जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल को अगर आपको मैं बताऊं तो इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्योंकि एसेट तो मे भी कभी कभार कंपनी बेच देती है। एसेट होता क्या है आप समझिए, जैसे कि कंपनी के पास अलग अलग मशीनरी है जो उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने में काम आ रही है, तो उनमें जो आगे अब उन्होंने अगर अपना सिस्टम चेंज कर दिया है, कुछ और तरीके से वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बेच दिया, तो इस तरीके से भी एसेट में डिक्लाइनमेंट देखने मिल जाती है। तो एसेट की इतनी चिंता ना करते हुए अगर आप प्रॉफिट और रेवेन्यू को देखें तो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इसके। ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। अब आगे चलते हैं। तो जो कंपनी का पर शेयर जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 207 रुपीज़ का। जो आपको एक लॉट में जो शेयर्स मिलने वाले वो मिलने वाले 72। इसके जो अप्लाई डेट है 26 जून से 28 जून के बीच में है। अलॉटमेंट आपको जुलाई 1 को पता चलेगा, रिफंड आपको जुलाई 2 को हो जाएगा। ये जून हो गया गलती से, बट जुलाई 2 को आपको पता चल जाएगा। और लिस्टिंग डेट जो है वो जुलाई 3 को है। जुलाई 3 को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, और जो मिनिमम अमाउंट आपको इसमें अप्लाई करने के लिए चाहिए वो चाहिए 14,904 रुपीज़। ठीक है,
आगे चलते हैं। इसके जो इशू साइज़ है वो है 171 करोड़ का। उसमें जो सारा पैसा है वो सारा का सारा फ्रेश इशू है, मतलब सारा पैसा कंपनी की डेवलपमेंट में जाने वाला है। कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच के पैसा खुद ले जाने वाला नहीं है, सारा पैसा कंपनी की डेवलपमेंट में ही यूज़ होगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। उसके अलावा चलते कंपनी की जीएमपी की तरफ। तो फिलहाल जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 21 रुपीज़ का, और जो लिस्टिंग गेन के चांसेस है वो 10% के। अभी तो ये आईपीओ के बारे में कल ही सारी डिटेल्स आई है, तो मैंने वीडियो आज बना दिया। तो अभी तो जीएमपी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है लिस्टिंग स्टार्ट होने में, मतलब अप्लाई डेट स्टार्ट होने में। तो तब तक आप वेट कीजिए, आपको इसमें कम से कम 30 तक तो मेरे को लगता है मिल ही जाएगा लिस्टिंग गेन। बाकी मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं तो इसको लॉन्ग टर्म भी लेके चलूँगा, और जीएमपी के हिसाब से भी इसको अप्लाई करूँगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल वगैरह सब सही है।